ओके चलो सर मेरे ठीक है हाँ सर इसके दो सर इसके दो दो देने अब बाकी 8 दो 8 नहीं 9 है तो 8 दे दो, दो इसके हो जाएंगे 50 हो 1 जाएंगे 2 20 20 40 से 50 3 8 अच्छा 8 ही है 4 खाती हूँ सबको बांट के खाना पाप पड़ेगा चलो नाउ ओके थोड़े बुक के भी होंगे थोड़े मिक्स होंगे ठीक है चलो सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दीजिए इसमें लाइक कोई अभी क्वेश्चन मैम को जैसे मैंने एपी का दिया था वैसे मैम दे रही हैं आपको और फिर मैं उसके सोल्यूशन भी भेज दूंगा डाउट होगा तो कल पूछ लेना सो नाउ कंप्लीट द फैक्टर ट्री बात ना करो सो x3 195 3 y 5 और 13 तो बोलो y की वैल्यू क्या होगी और x की 65 so that is 65 and this is 57 तो 585 ओके ना अब जरा देखें कि check whether 6 to the power n ends at 0 for any नेचुरल नंबर क्योंकि ये इसके फैक्टर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आ गया और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ इसी से तो स्प्लिट हो गई दो फिर 95 को डिवाइड कर दिया 3 से तो जो आया और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया हाँ। अब देखो 6 टू द पावर n ends at 0 ये बताओ 6 टू द पावर 1 के n को क्या कह सकते हैं 2 into 2 into 3 की पावर n और ये 2 to the power n into 3 to the power n सो इसमें 2 into 2 up to n टाइम्स आएगा और इसमें क्या आएगा 3 into 3 up to n टाइम्स आएगा तो फॉर एनी नंबर ये मुझे बताओ कि इसमें मान लीजिए 2 into 13 into 15 into 3 into 5 हो तो इसका यूनिट का डिजिट क्या होगा क्योंकि यहाँ 2 और 5 आ गया है तो जो बाकी वैल्यू आएगी तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं क्योंकि इसके इससे और उससे वो उसे 0 कर देगा फॉर एनी नंबर टू एंड एट 0 इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स as 2 and 5 both but 6 to the power n cannot and is not having 2 and 5 both as its prime factor so for any value of n it will not end at 0 जरा देख लें इस 6 to the power 1 को 6 कहेंगे 6 स्क्वायर को क्या कहेंगे 36 और 6 क्यूब को क्या कहेंगे 216 और भी आगे चले जाए तो ये कभी भी 0 इस पे आएगा ही नहीं अंत में क्योंकि इसके पास 5 है ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगा है की बात नहीं तो इसलिए फॉर एनी नंबर to end at 0 it must have 2 and 5 both as its prime factors but 6 to the power n only has 2 and 3 as its prime factor for any natural number n so it will not end at 0 for any n
So as we know, it is as per fundamental theorem of arithmetic, Every number due has- to which that any composite number has its unique factorization. ठीक है. More so it is according to, क्यों ऐसा हुआ? Fundamental थ्योरम, ये अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. सो इट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, एनी कंपोजिट नंबर, आगे से क्या सेंटेंस पूरा करो, एनी कंपोजिट नंबर हैज इट्स यूनिक फैक्टराइजेशन, हाउएवर इट्स में ऑर्डर में चेंज. नंबर हैज यूनिक फैक्टराइजेशन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर. ये तो है कि नहीं? अब जरा देख लीजिए. सो ये मुझे बताओ कि चेक, क्वेश्चन एक और पूछा गया है आपसे कि चेक whether 15 to the power n, अभिषेक बताना, can end at 0 if n belongs to n. इसका मतलब होता है belongs to. तो n अगर एक नेचुरल नंबर है तो क्या 15 to the power n किसी n के लिए 15 to the power 1, 15 to the power 2 या 3, क्या वह कभी भी 0 पर अंत होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि 15 to the power 1 15 होता है. 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225. 15 का क्यूब भी कुछ और ज्यादा ही होगा, 3125 होगा जो भी हो. सो यहाँ पर भी अब ऐसा ही रीजन दे देंगे, क्योंकि 15 अगर आप इतना भी दिखा लेंगे तो ये काफी अच्छा माना जाएगा. दैट इज 3 into 5 to the power n. तो 3 to the power n और 5 to the power n. सो 3 into 3 to the n times और 5 into 5 into n times. So हम कहेंगे कि for any number to end at 0, it must have 2 and 5 both as its prime factor, and it has 3 and 5 as its prime factor. As per fundamental theorem of arithmetic, the prime factorization of any composite number is unique. Apart from the order they differ, as it is not having 2 as its prime factor, so it will not end at 0. पूरी बात बोलो. For any number to end with 0, it must have 2 and 5 both as its prime factors, but 5 is having only 5. 15 is having 3 and 5 as its 15 to the power n, 15 पूरा बोलना पड़ेगा. 15 to the power n having 3 and 5 as its factors, and as per fundamental theorem of arithmetics, every composite number has its unique factorization, and apart from the order in which they differ. So as 15 to the power n is not having 2 and 5 both, so it will not end with 0. चलो इतनी बात हो गई. अब आगे देखो. Then write the HCM. हाँ, write the HCF. और देखो and LCM of smallest odd composite number and smallest odd prime number. Of smallest odd composite number and smallest odd prime number. ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ इस सभी बोर्ड में आए हुए, कोई एक बार या 2 बार. If an odd number p divides q square, if an, ये पूरी बुक ही बोर्ड में आई हुई बुक क्वेश्चंस का संग्रह है. स्टैंडर्ड विद्या ये बहुत काम की है, सब बच्चों को बहुत फायदा देती है. पूरी ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो बोर्ड में ना आया. देख लो सब में सब पूरी बुक में यही है, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है. अरे स्टैंडर्ड वाला हैं? स्टैंडर्ड वाली है हाँ, बेसिक स्टैंडर्ड बेसिक तो पहले नहीं चलता था, लेकिन क्वेश्चन तो वही होते हैं, वो इससे कुछ नहीं होता. सो इफ एन
ऑड नंबर p divides q square, ठीक है, then it will divide q cube, then it will divide q cube। तो ये हमें प्रूव करना है, एक्सप्लेन। जरा आंसर देखें। सो देखो कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? देख लो, यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक है 10 और 11। मुझे ये बताओ, पहले प्राइम हटाओ। कंपोजिट नंबर प्राइम तो सारे हटा लो, प्राइम हटा लिए सारे, और भी कोई हट रहा है? ये सब प्राइम है, और तो नहीं है ना कोई प्राइम? तो ये क्या है बोलो? प्राइम नंबर। अब जो कंपोजिट कौन कौन से बचे? ये है 1 को तो ना ऑड माना जाएगा ना कुछ माना जाएगा। इसमें ऑड कौन सा है? 3 भाई ऑड बताना है तो आप 4 बोल रहे, ऑड इवन सम संख्या बताओ। अच्छा अभी सम हिंदी में तो समझते होगे, ऑड इवन से बोलो। 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। बोलो सही है? 9 से पहले कोई आ रहा है ऑड? अच्छा ये बताओ कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बताओ। और प्राइम नंबर अब ये तो 3 ही है, 3 है प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, ऑड बोल रहा है तो 4 बता रहे हैं आप। 3 and 9 तो दैट इज 3। अब इन दोनों का HCF भी लो और इन दोनों का क्या ले लो? LCM। चलिए आओ, एक एक पेपर इधर से लेके पास कर दीजिए, बाकी पीछे दे दीजिए। एक एक पेपर इधर से लेके उधर तक पास हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ओके सर मेरे इसमें कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा। अच्छा ठीक है, इसके लिए एक मेडिसिन आती है तो वहाँ उसे बताएंगे आपको। चलो पहले नहीं, वो HCF मैं कहना चाहती थी ग्रीक का जो इंडिपेंडेंस था उसमें देखो 3 है और 9 है, बाकी तो किसको पास 3 को क्या लिखेंगे और 9 को? बोलो HCF बताओ। सर और LCM 3 into 3, क्योंकि अब 3 और 9 का LCM क्या होगा बोलो? 9 ये बात समझ आ गई? तो HCF और LCM बता दिया आपने, ठीक है। रियल नंबर का मिल गया ना सबको कि नहीं? तो सबको इन्होंने नहीं दिया। चल सर ये क्वाड्रेटिक आप लोगों को नहीं मिला? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये क्या किया है तुमने? अरे पीछे है। अच्छा चलो अब ये देखो, सुन लो जरा, अब इसके हम आंसर भेज देंगे। यहाँ देखिए, इफ एन ऑड नंबर p डिवाइड्स q स्क्वायर, सो गिवन क्या है बोलो? p डिवाइड्स q स्क्वायर। इसका मतलब है p इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ो। तो दैट मीन्स p क्या है बोलो? फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो क्या q स्क्वायर को p इंटू m लिखा जा सकता है, वेयर m इज सम इंटीजर, है ना? p तो रहेगा ना, तभी तो डिवाइड कर रहा है। अब मैं कहूं कि 18 को 3 डिवाइड करता है, तो क्या 3 होना चाहिए इसके साथ? फिर और कुछ हो तो वो तो डिवाइड कर रहा है ना, तो ये p डिवाइड कर रहा है तो p तो होना चाहिए। और दूसरा वेयर जो बच जाए दे दीजिए, वेयर m इज सम इंटीजर।
इतनी बात हो गई। चलिए अब जरा देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। अब दोनों साइड में बोलो किससे मल्टीप्लाई करें? सौम्या, जैसा कि सौम्या ने बताया कि दोनों तरफ क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। क्यू, हाँ ये सही बोली, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई क्यू से कर दो। तो बोलो क्यू स्क्वायर में भी क्यू से करो, और यहाँ पी इंटू एम इंटू क्यू करो, तो क्या ये क्यू क्यूब हो गया? अब पी इंटू एम क्यूब, क्या ये इंटीजर और ये भी इंटीजर है? और क्लोजर लॉस उन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर है। सो एस पी इज ए फैक्टर ऑफ क्यू क्यूब, सो हेंस प्रूव। वैसे समझो, आप पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बोलो 9 स्क्वायर का फैक्टर 3 है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 9, क्या अभी भी फैक्टर है? हमें क्या लेना है? वो तो 3 इंटू 3 लिखो। अब सही है, 9 से मल्टीप्लाई करने से क्या कुछ बदल जाएगा? फैक्टर तो तब भी रहेगा। 9 स्क्वायर थोड़ी ना होता है। तो कुछ अलग पलट लो, मैं ये बता रहा हूँ ना, हटाओ इस चीज को। तो तुम्हें समझ में आ गई बात कि नहीं? हाँ, आ गई। कि अगर वो उसका फैक्टर है तो पी क्यू स्क्वायर में भी आ रहा था कि नहीं, और क्यू क्यूब कर दोगे तब भी पी आएगा क्या? तो इसलिए वेयर एम क्यू इज, जहां एम क्यू क्या है, इज सम इंटीजर, क्योंकि एम इंटू क्यू क्लोजर लॉ है ना। सो क्लोजर लॉ के तहत ये एक इंटीजर है। एस पी इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है? मतलब क्यू क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ना, अलग अलग कनेक्टेड टू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगला देखो। इन अ स्कूल, क्वेश्चन कहा गया है, इन अ स्कूल ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, अ पीरियड इज ऑफ 40 मिनट्स, 40 मिनट का पीरियड है। एंड सीनियर सेक्शन में क्या है, इन जूनियर सेक्शन में ऐसा है। एंड इन सीनियर सेक्शन में कैसा है? इट इज ऑफ 1 आवर। अगर स्कूल एक साथ शुरू हुआ है 9 बजे, तो अदर बेल फिर एक साथ कब रिंग करेगी? इफ स्कूल has started, ये बिल्कुल बात सही है, सर यही आप मेरे को समझ नहीं आता, ये बताओ। at 9 AM, सर ये बता दीजिए किस केस में एलसीएम निकालना है, जिसमें एचसीएफ। वही समझो। when जो कहे कि at most तो LCM और at least कह दे तो ऐसे वही बता रहे हैं। then when will the bell ring together, जरा देखो कि यहाँ तक समझ में आ गई बात। अभी मैं HCF और LCM भी बता देता हूँ, इसमें कहाँ एटलीस्ट अभी बता दे रहे हैं। अब अभी आप अर्थ भी निकाल लोगे इसका कि हाँ, दैट इज भावार्थ क्या है और उसका गूढ़ अर्थ क्या है, प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है, सब पता चल जाएगा। देखो ये लिखा है 10 और ये क्या लिखा है, तो 10 के बारे में अगर हम कहें कि जैसे इसके फैक्टर बताओ, तो 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है, और 15 का फैक्टर बताओ, 1, 3, 5 और 15 और 10। तो इसमें बताओ कि कौन सा, विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5। जैसे ये देखो 18 और 25 में बोलो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 6, 9 और 18 इसके बताओ। 1, अब ऐसे 18 इज इक्वल टू ना लिखो, लिखो फैक्टर्स ऑफ 18। यहाँ भी क्या लिखो, क्योंकि क्या 18 इसके इक्वल है, वो वर्ड ही गलत हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स। अब जरा देखो 1, 2, 3, 4, 6 और क्या होगा 8, 12,
और 24। इसके कॉमन फैक्टर्स बताओ। 2 into 3 1 2 3 6 और भी है कोई? कुछ नहीं है। तो इस तरीके से अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। अब 2 बाल्टी में दूध भरा हुआ है, एक में 18 लीटर है और एक में 24 लीटर है। वो बड़े से बड़ा नपना बताओ कि जिससे इन दूधों को जल्दी से नापा जा सके। ये भी नपना है, ये भी नपना है, ये भी नपना है, ये भी नपना है। सो विच इज द मतलब हाईएस्ट कैपेसिटी मेजरिंग ग्लास बाय विच वी कैन कंफर्टेबली मीजर। तो हम इससे क्या हमें तो यही नापना है कि इसमें 6 इतने, लीटर का अगर मान लो हमने 6 लीटर का ले लिया तो अगर 3 बार मीजर कर लिया तो बोलो क्या नहीं पता चल जाएगा कि 18 लीटर है। तो 18 लीटर इसको दे देंगे, इसको 4 बार मीजर करके दे देंगे। सो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट मेजरिंग बाउल बाय विच वी कैन, और नहीं तो 1 लीटर का ले लो और नहीं तो चम्मच चम्मच से उड़ेलते चले जाओ। तो वो कह रहा है हाईएस्ट कैपेसिटी जिससे दोनों को ठीक ठीक से मापा जा सके। हाईएस्ट का समझ में आ गया? तो HCF कब लेना है? जब भी पूछेगा कि अगर आपसे कह दे कि उसकी हाईएस्ट मेजरमेंट क्या है तो वो सबसे कम वैल्यू होगी, तो HCF ले लेना। तो व्हाट इज, अभी बता रहे हैं, हाईएस्ट कैपेसिटी, हाईएस्ट बोल दे, लार्जेस्ट बोल दे, तब क्या लेना है? देखो जब हाईएस्ट बोले और क्या बोले लार्जेस्ट, तो क्या लेना है? HCF। अभी समझा दे रहे, देखो समझ में तुम्हें आ गया ना इस चीज को। तो लार्जेस्ट वो कौन सा बाउल है या पैमाना है जिससे कि लिया जा सके? पहले समझ लो क्वेश्चन, पहले मत रखो फिर बाद में। सो व्हाट इज द हाईएस्ट कैपेसिटी बाउल बाय विच दिस कैन बी डन? सो दिस कैन बी डन। तो क्या हो गया बोलो? दैट इज HCF आ गया 6, तो 6 लीटर हो गया। अब जरा देखो कि राम और श्याम दोनों इस सर्कल में दौड़ते हैं और राम इसमें, ठीक है, यहाँ दौड़ रहे हैं। तो ये 10 मिनट में चक्कर लगा लेता है, 10 मिनट्स पर राउंड। और जबकि श्याम क्या कर रहा है? 15 मिनट पर राउंड। तो व्हाट इज द मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच दे मीट? और दोनों एक साथ ही दौड़ रहे हैं, ऐसा समझो। अभी वहां क्या लिखा? फैक्टर। अब क्या लिखो? मल्टीपल। आप बोले ज्यादा है टेम्परेचर, तो बताया करो। जब तक बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? चलो देखो, देखो मल्टीपल ऑफ 10 क्या है बोलो? of 15, so that is equals to 10, 20, 30, 40. चलो, और इसमें क्या होगा? 15, 30, 45, 60, 60 और भी चलता चल जाए। इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 30, यही है 30, 60, 90। तो बोलो अगर वे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो वो कम से कम कितना समय है कि जब वे फिर से मिलेंगे? जब कम से कम कहे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर चले आओ, जब ज्यादा से ज्यादा कहे तो हाईएस्ट नाम में ही रखा है। आपको कोई इधर उधर से तो जरूरत नहीं है, बात समझ में आ गई? तो इसलिए व्हाट इज द मिनिमम टाइम इंटरवल इफ दे स्टार्ट टुगेदर, then what is the minimum time interval after which they meet? बोलो बात समझ में आई? सर इस क्वेश्चन में तो ना हाईएस्ट अभी समझा रहे हैं। इफ दे, तो ठीक है, वो फिर उतनी देर बाद बजेगा, उसका डबल कर देना, उतनी देर बाद भी बजेगा, फिर और ट्रिपल भी कर देना। यानी ये लोग अगर 30 मिनट बाद मिलेंगे तो 60 मिनट बाद फिर मिलेंगे। वो बैठे रहे कल तक, कई बार घंटी बज जाएगी, और वहीं जिंदगी भर बैठे रहे, घंटी भी कई बार बजती रहेगी। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच इट रैंक्स टुगेदर, अगेन रैंक टुगेदर? अगर अगेन भी लिख दे तो शॉर्टेस्ट ही है ना। तो एलसीएम निकालेंगे ना। तो आप यहाँ कर when will the bank will rank together again? ये तो शॉर्टेस्ट ही तो कहा गया है। मतलब आगे का किसी
अगली बेल साथ में कब बजेगी, नेक्स्ट बेल रैंग टुगेदर। आप यहाँ लिख दो कि नेक्स्ट बेल, नेक्स्ट का ही तो मतलब है कि नेक्स्ट, अगर मान लो अभी मैं एलसीएम पे दिखा दूं, फिर उसके बाद फिर उतने का डबल कर लो। जैसे मैंने ये कह दिया कि 30 मिनट बाद मिल जाएंगे, उसका 3 चक्कर, उसका 2 चक्कर, वो 3 चक्कर लगा पहुंचा, अब वो 2 चक्कर लगा पहुंचा, है ना, 15-15 करके। तो वो लोग मिल गए कि नहीं 30 मिनट बाद, तो फिर क्या 60 मिनट बाद नहीं मिलेंगे, तो क्या 90 मिनट बाद नहीं मिलेंगे, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बोलो बात समझ में आ गई। इफ दे स्टार्ट टुगेदर then what is the shortest period after which they meet again? meet तो कब मिलेंगे बताओ, यहां से देख के। तो क्वेश्चन में आप लिख दें एलसीएम इनका क्या है, यहां से देखो जरा, लोवेस्ट का 30 है तो 30 मिनट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहाँ बताओ, एक का 40 मिनट का पीरियड है, एक का 60 मिनट का पीरियड है, तो क्या सृष्टि मुझे बताओगी कि कितनी देर बाद फिर से घंटी बजेगी साथ में, कितने बजे? हाँ बोलो। 40 और 60 का पहले एलसीएम निकालेंगे। ये तो बोले 11 बजे, कैसे इनको पता चल जाता? अच्छा, हमें क्या मालूम, वो खुद बता रही 11 बजे बजेगी, लोग तो नहीं अपने तरफ से, तो उसको उनके बस्ती होगी वो घंटी ऐसे। आपने एलसीएम निकाल लिया ना? हमने कुछ नहीं निकाला, जो आपने बोला। अब हम चेक करने जा रहे हैं आपके आंसर की जांच, तो ठीक है। वो भी बोलती कि ध्रुवांशी शर्त कहती है, कैसे सर? हमें मालूम नहीं है ना, कैसे रखे? मैं सकते कहती हूँ ना, बस उसने बोल दिया। तो 40 मिनट और 60 मिनट एलसीएम निकालो, सो दैट इज 2, तो 20। हमेशा प्राइम नंबर रखना, जल्दीबाजी ना करना कि 10 लिख दो जल्दी से आ जाए, तो गलत करके आओगे। सर इसमें वो और 2 से किया तो 15, फिर 2 से करो, प्राइम यहाँ प्राइम नंबर होता है। सर ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी मेथड यूज कर सकता है ना निकालने के कोई भी लिए? मेथड यूज करो। दैट इज 3-1, तो बोलो कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 43 जा 120, तो एलसीएम क्या हो गया? 120 मिनट, या क्या हो गया? 1 घंटा 2 आवर। देखो कितना, मतलब हर चीज इन्हें पता है, किसी को नहीं बता पाते, वो सबसे पहले बता देते हैं। आफ्टर 2 आवर it will ring again। भाई खाए पिए घर के ऐसे नॉर्मल थोड़ी हैं। So it will ring at 11 AM। शाम की तो क्लास नहीं होती होगी again। चलो अब जरा देखिए। अब आप अपना पर्चा निकालिए। नहीं, ऐसा होता है, और हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें बहुत खर्चा होता है, इसलिए इस पर्चा को निकालो। अच्छा ये वाला पर्चा, ये ज़्यादा चलो 7th क्वेश्चन देखो, पहले एलसीएम के सारे करते हैं। अच्छा एक मिनट जुपिटर में होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है जुपिटर में, हमारे ऐसा होता है। 7th क्वेश्चन निकालो। रियल नंबर पढ़ रहे हैं ना? In a seminar, the number of participants in science, social science and mathematics are 84। तो कितने पार्टिसिपेंट्स हैं बोलो साइंस के? 67, 60, और सोशल साइंस के बताइए 84, और ये मुझे बताइए मैथ्स के इसमें 100। HCF फाइंड करेंगे। हमें मारा अभी तो पढ़ ही नहीं पाए सवाल, आपने तो आंसर ही बता दिया। आंसर सब पहले से बता देते। फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैन बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट। यानी अगर हमको जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो अब जरा देखो कि ऐसा ना हो कि एक दो बच जाएं, तो उससे सब डिवाइड हो जाए। जरा देखो तो मिनिमम का है, तो क्या निकालेंगे? एलसीएम चाहिए, तो बोलो 60। अभी वो छोड़ दीजिए, अभी आप सवाल समझिए।
तो 2 से 30 आया, 42 आया और 54 आया। तो यहाँ पर क्या आया 15, 21 एंड 27। फिर देखो 3 से करो तो 5, 7 और 9। फिर अब आप 3 से कर दीजिए तो 5, 7, 3। अब 3 से कर दीजिए तो 5, 7, 1। अब किससे करोगे 5 से तो 1 और 7 और फिर बोलो फिर अब किससे करोगे। तो हमें क्या चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड चाहिए, द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। हमें इनका कॉमन फैक्टर चाहिए एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट्स। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इससे तो कोई बात नहीं बनेगी, ये मिनिमम नंबर ऑफ बोल रहा है लेकिन बात नहीं बनेगी। हमें इनका कॉमन फैक्टर देखो क्या है 12 है। 12 से सारे 12 से डिवाइड हो जा रहे हैं, समझ में आई बात की नहीं। तो इनको कह दो 5 कमरे तुम ले लो, 7 कमरे तुम ले लो, 9 कमरे तुम ले लो, 12 बच्चे एक कमरे में बैठ जाओ। समझो फिर से इस फिर सब ये नहीं आप सोच सकते कि जैसे मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए और एक भी उसमें क्या हो स्टूडेंट अलग ना बैठे। तो एक कमरे में कितने बच्चों को बैठाओ कि सबको रूम मिल जाए। ठीक है, एक तो मिनिमम और मैक्सिमम वाला मैंने बता दिया, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया हर जगह काम नहीं करेगा। यहाँ पर देखो क्या चीज है आपका कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड सो दैट दे कैन बी अकोमोडेटेड, सारे अकोमोडेट हो जाएं। 60 के फैक्टर देखो तो बोलो कितना होगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 से तो नहीं आएगा, तो 2 तिहाई 6 इससे आ जाएगा, नहीं आएगा। 5 3 जा 15 और 15 4 जा 16, तो ये आ गया कि नहीं। और 84 का करो तो 2 into 42, फिर 2 करो तो 21, फिर करो तो 7 into 3। अब बोलो 108 का करो तो 2 करोगे तो 54 बचेगा, 54 का 2 करोगे तो 27 बचेगा, तो 3 लिखो। बोलो बात समझ में आई। अब यहाँ पर ये बताओ कि 2 कॉमन आ गया है, एक 2 कॉमन आ गया, और बोलो एक क्या कॉमन आ रहा है, दो 2 और एक 2 कॉमन आएंगे, और 2 है, एक और 2 कॉमन ले लो और एक 3 और एक 3 भी कॉमन ले लो। तो इस तरीके से HCF क्या हो गया 12। अब HCF 2 into 2 into 3, तो दैट इज इक्वल टू 12। सो अब हम देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा बताओ हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। सो ये कहेंगे कि इन ईच रूम 12 कंटेस्टेंट टू बी सीटेड, 12 बच्चे बैठा लें। 5 कमरे इनके लिए चाहिए, इनके लिए कितने चाहिए बोलो 7 कमरे, और इनके लिए 9, सबको जोड़ डालो उतने मिनिमम कमरे चाहिए, क्योंकि किसी को अलग से तो नहीं बैठाना है ना। तो ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है कि इसमें आप 12 बच्चे बैठाओगे तो प्रॉपरली सबको सीटिंग किया जा सकता है, हर कमरे में 12 बच्चे रहेंगे। दैट जैसे मिठाई वाला तुम्हारे में नहीं हुआ था कि एक बर्फी लगा रहे हैं और एक गुलाब जामुन, तो हर स्टैक में उतनी एक आता नहीं, ऐसा नहीं था क्वेश्चन बुक में कि जितने मिठाई हो स्टैक दोनों में इक्वल होनी चाहिए डेयरी, HCF का नहीं था। तो वैसे यही है कि हर कमरे में बराबर बच्चे हो, एग्जाम हॉल में यही होता है कि नहीं। तो कम ही होगा, 12 बच्चे मिनिमम नहीं है 12 आंसर। इट इज इन ईच हॉल ईच रूम 12 कंटेस्टेंट टू बी सीटेड अकोमोडेटेड। तो बोलो साइंस स्टूडेंट को कितने कमरे दोगे 5। सो साइंस स्टूडेंट्स आर नीडेड 5 रूम्स। तो लिखो इन ईच रूम कितने करना चाहिए। अगर तुम 12 से ज्यादा करोगे तो ये झगड़ पड़ेंगे, कहेंगे हमारे में सोशल साइंस वाला आ गया, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, झगड़वाना नहीं है। साइंस एक में रहे, सोशल साइंस अलग में, और जो गणितज्ञ हैं इनके टाइप अभिषेक एक दूसरे की ओर ध्यान से देखते हैं, बातचीत भी कुछ ना कर गणितज्ञ कैसे होता है। तो उनको 9 कमरे अलग से दे दो, भैया तुम लोग कमरे में रहो, बाहर से बस ताला लगा दें कि अंदर से लगा दें, वो गणितज्ञ हैं बैठे हुए, तो उनको 9 कमरे दे दो अलग से। अच्छा इनको सोशल साइंस पढ़े हैं तो मूवी देखेंगे, इनको अलग दे दो, और इनको टेस्ट ट्यूब पकड़ा दो सबको, जाओ तो इनको 5 कमरे दो। तो बोलो बात समझ में आ गई। तो कोई किसी के साथ भी नहीं है और सब अच्छे से खेल कूद रहे हैं, झगड़ भी नहीं रहे हैं। सो क्या किया जाए, मैंने बहुत बड़ी बात बताई HCF
समझ आई बात? तो हम यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि इन ईच रूम 12 स्टूडेंट्स आर टू बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। और सर एक बार ठीक ठीक से बताइएगा एलसीएम निकालना भाई है। आपको ये प्रैक्टिस करा दें तो थोड़ा सा और भी बढ़ेगा ना। जब इस तरीके के 10 सवाल करेंगे खुद ही जान जाओगी। अभी 2 बताए कि नहीं, ये आपका जो क्विक विट है, ये तेज दिमाग, ये बताएगा कि क्या करना चाहिए। अब यहाँ कुछ, अब सबके तुम एलसीएम निकाल के बैठ जाओ, तो 2000, तो 2000 तुमने कोई देगा, सबका एलसीएम निकालो इतना ही बैठेगा, वो सबसे उसको मीनिंगलेस चीज है। सो इन ईच रूम 12 स्टूडेंट्स आर टू बी, क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाना चाहिए। 12 स्टूडेंट्स आर टू बी, चलो चलो बात नहीं करो अब। सो नंबर ऑफ रूम्स फॉर साइंस स्टूडेंट देखिए, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर साइंस स्टूडेंट, बोलो नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे, तो बोलो 60 बाई 5। और नंबर ऑफ रूम्स फॉर सोशल साइंस स्टूडेंट, तो वो कितना हो जाएगा 84 बाई 12 का 7 रूम हो गए। और नंबर ऑफ रूम्स फॉर अभिषेक, तो अभिषेक को कितने कमरे चाहिए, तो 9 कमरे अभिषेक ले लेगा। सो टोटल रूम्स 7 5 12 और 9 कितना हुआ 21। सो मिनिमम 21 नंबर ऑफ रूम्स आर नीडेड। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का सर, इधर 2 नंबर लिखवाए। मिनिमम 21 रूम्स आर नीडेड। अगला क्वेश्चन देखिए। सो 8 क्वेश्चन देखो कि 3 sets of English, Hindi and mathematics books have to be stacked in such a way कि books are stored topic wise और height same होनी चाहिए। 3 stacks लगानी है, ऐसा ना हो कि अलग अलग हो। इंग्लिश की चाहे 4 गड्डियां लग जाएं, लेकिन ऊपर से देखने में सब एक जैसा हो कि कोई आराम से बैठ जाए, लेट जाए, उसकी ऊपर से एक जैसी हाइट होनी चाहिए कि नहीं। HCF तो हमें इसकी अभी नहीं है, पढ़ नहीं सवाल। HCF LCM में क्या रखा है, सवाल पढ़ो करो, सवाल का उत्तर रखा है उसमें। चलो ठीक है कर लो। अभी आप समझिए, तो अभी पढ़े कहाँ है सवाल, पढ़िए। तो ठीक है। टॉपिक वाइज द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज 96 और नंबर ऑफ हिंदी बुक्स 240 और नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इज 336। बिल्कुल पिछला सवाल ही है कि ऐसा ही हम कर लें कि कितने कितने में हम गड्डी लगाएं कि सब। तो हम क्या करते हैं बताइए कि 96, तो 96 का HCF का 2 करोगे तो क्या ये कितना आएगा बोलो। 2 अगर करोगे तो 2 से करो 48, फिर 2 करो 24, फिर 2 करो 12, फिर 2 करो 6, फिर 2 करो 3। अच्छा अब अगला देखिए, दैट इज 240। बताओ 2 लिखो तो 120, फिर 2 लिखो 60, फिर 2 लिखिए 30, फिर 2 लिखिए 15, फिर 3 into 5। तो अगला देखें 336, तो 2 किया तो बोलो 168 और फिर 2 करो तो दैट इज 80। 168 है तो 168 का आधा कितना हुआ 84, और आधा करो तो अब उससे 42, तो दैट इज 42 का आधा 21 और 21 क्या होता है 3 into। अब इसका HCF ले लो, HCF तो बोलो 2 2 2 2 और इंटू 3, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, दैट इज 48 हो गया। सो इन ईच स्टैक्स 48 बुक्स शुड बी देयर। हर ढेरी में 48 किताबें होनी चाहिए। देखो इन ईच स्टैक, सर इसमें 3 वो है, वो हर एक सब्जेक्ट की 3 है। अभी हमें पता नहीं। इन ईच स्टैक कितनी बुक होनी चाहिए
48 तो सबकी अलग अलग किताब नहीं होगी, पता चला मैथ की गड्डी में तुम साइंस लगा दे रहे हो, लांबा ढूंढ रहा है। बुक्स 100 रुपए। शुड बी देयर। अच्छा अब मुझे बताइए नंबर ऑफ स्टैक्स, ये कौन सी बुक्स हैं? 96 बताइए। दैट इज इंग्लिश। और ये 240 किसकी हैं? तो हिंदी। और ये मैथ्स। तो अब इसमें नंबर ऑफ स्टैक्स कितनी ढेरियां होंगी अंग्रेजी की? नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर इंग्लिश इट इज दैट इज 96। जैसा उन्होंने कहा कि 2 गड्डियां होंगी। भाई एक गड्डी में तुमने एक गड्डी बना ली किताबों की, और फिर उसमें बहुत सारी बुक्स बांध के रख दी, और फिर उससे क्या होगा? इसको गड्डी में बांध दिया, तो कितनी किताबें हैं? 48। तो 2 गड्डी इंग्लिश की हुई कि नहीं? सुमन, सौरभ, ऐसे कुछ नाम होगा इंग्लिश की बुक का तुम्हारा? और नबिल कौन सा होता है? फर्स्ट हनी ड्यू भी होता है। अब ये देखो, इसमें जरा देखो कितने हुए। 240 से 48 से कटेगा क्या? चेक करें। 240 तो कितने? 40 5 को भी सही है। तो 5 इसकी ढेरी हो गई, और अभिषेक की कितनी ढेरी? तो मैथ्स, वो मैथ्स लगाएगा। सो दैट इज 336 by 48। सर ये भी कटेगा, वरना फ्रैक्शन में बुक्स थोड़ी ना रखेंगे। नहीं तो देख लें, कटेगा ही कटेगा। ऐसा करीब 4 सकते हैं। और 56 और 7 पना 35, 35 में 5 जोड़ो, 28। सर सच का तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स क्या होगा बोलो? कटेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स इज इक्वल टू 12। क्यों कैसे करेंगे? हो गया अरे सर हंस चल। रहे हैं। सर ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश एंड मैथ लिखा है, क्या? तो ये 3 सेट्स का क्या मतलब है? मतलब Have to be stacks 3 sets in such a way that all books are stored topic wise। 3 सेट बनाने हैं, यानी एक इंग्लिश का सेट, एक हिंदी का सेट। तो जो इंग्लिश का सेट अलग रखवा देना, कह देना ये सेट एक हमारा 2 का है, ये सेट 5 का, ये 7 का। क्योंकि बच्चे इंग्लिश हिंदी की किताबें खरीदते ही नहीं है, वो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, मैथ की खरीदते हैं। हिंदी है या सस्ती है? मैं हिस्ट्री भी चल रही हूँ। चलो नाउ अब 9th क्वेश्चन देखो जो भी कराया है। मैंने पढ़ लिया। 2 टैंकर्स ऑफ 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल। 2 बड़े बड़े टैंक हैं, और एक में कितना है? 850 लीटर, और दूसरे में 680 लीटर है। तो अब एलसीएम निकालेंगे। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर which can measure the petrol of either tanker in exact number of times। हमें मैक्सिमम कैपेसिटी, जो ये पैमाना है, तो अब सुन लो 850 को अगर अब इसको कर ही लो, क्योंकि ये तो बहुत कर नहीं पाएंगे इसे। तो 4 2 5, फिर 5 से करो, और फिर 5 से करो, 5 फिर 17, तो कितना हो गया? 850 का कितना हुआ? 2 into 5 into 5 into 17, और 680 का भी करो। तो 2 से 340, फिर 2 से करिए, दैट इज 170, और फिर 2 से करो, तो 2 8 16 और 5, फिर 5 से करिए तो 17, और फिर 17 से करिए 1 आ गया। तो दैट इज 680। तो 2 into 2 into 2 into 5 into 17, तो बोलिए HCF क्या हुआ? 2 5 और 17, 2 into 5 into 17। अच्छा, इस मेथड को कहते हैं HCF by प्राइम फैक्टराइजेशन।
क्या कहते हैं? HCF by prime factorization. एक है यूक्लिड लीमा और दूसरा है बाई प्राइम यूक्लिड लीमा डिलीटेड है। हाँ अच्छा फैक्टराइजेशन। क्या होता है? तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 170 है, तो 170 लीटर है। अगर 170 से करोगे तो 17 बना 85, क्या 5 बार इसे नापना पड़ेगा और 4 बार में ये नप जाएगा। तो बड़े से बड़े पैमाने की बात करें। सो 10th क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ऐसे ये पता नहीं आपके में है या डिलीटेड है। ठीक है, 10th करा देंगे। कुछ चीजें डिलीटेड हैं तो पता नहीं चलता। एक स्कूल सर 10th में प्रूफ करने का है क्या? Three की टेबल मतलब लिखो 3 बढ़िया। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 1, हैं। 2, 3 तो यूक्लिड मतलब लीमा आपके कोर्स में है? नहीं। यूक्लिड का कुछ भी नहीं है? तो फिर ये नहीं है। चलो तो फिर उसी से ही होगा ये, अगर वो पढ़ी है तभी हो पाएगा। तो नहीं है तो छोड़ो, सर प्रूफ करने का चलो कोई बात नहीं, बिना यूक्लिड लीमा का। ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन तुम ये राज किसी को बताना मत। तो स्कूल कंडक्टेड ए स्पोर्ट मीट, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन फुटबॉल, हॉकी एंड एथलीट में कितने कितने हैं? ध्यान से सुनिए। तो फाइंड द मिनिमम नंबर। अब फिर से झगड़ा ना हो। तो फुटबॉल के कितने हैं? क्योंकि जो फुटबॉलर हैं वो हॉकी वाले को हंसी उड़ाएंगे कौन सी बात नहीं बताते? और हॉकी वाले किसकी हंसी उड़ाएंगे? एप्पल वाले। एथलीट। जिंदगी भर इनको दौड़ना ही है, दौड़ते रहेंगे। तो अब जरा देखो 48 क्या बिना सबसे कम है। पता लगाए सौम्या तुम ये बता सकते हो इनको कितने कमरे दिए जाए और एक कमरे में कितने खिलाड़ी ठहराए जाए? 1 सेकंड बस। आप ऐसे बता दें, उनको सेकंड मत लगाए। वो भी सोच विचार कर रहा है। अरे क्योंकि तीनों 12 से आते हैं। तो 24 12 से जाते हैं। 6 4 2 8 8 3 24 और 24 2 48। चलो तो 2 into 3 अब 60। ये बस फ्रेंच बोलती है। 30 तो 15 हो गया, तो 3 into 5 और 132। तो 2 से करेंगे तो बोलो कितना आएगा? 66। फिर 2 से करो तो 33, फिर 3 से करो तो 11 आ गया। देखो 2 का बना, एक 2 का बना और ये कितना बना? 3 का। तो यहाँ क्या क्या हो गया? HCF। ठीक है, HCF का मतलब है महत्तम समापवर्त और उसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। दैट इज 2 into 2 into 3 4 5। इसका मतलब क्या है? इन ईच रूम 12 players must be accommodated. So in each room 12 players must be accommodated। अगर उन्हें accommodate किया जाए तो नंबर ऑफ रूम्स, ये पहले वाला किसके लिए? 48 क्या हॉकी के हैं? फुटबॉलर। सो नंबर ऑफ रूम्स फॉर फुटबॉलर बताइए। दैट इज 48 by 12। और हॉकीयर अरे जो हाँकते हैं गायों को, दैट इज 60 by 12। और नंबर ऑफ एथलीट so that is 132 by 12। तो क्या 11 कमरे चाहिए? तो कितने कमरे हो गए टोटल रूम्स? सो टोटल 20। इतनी बात हो गई। अब जरा देखें क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन की
फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सर पहले नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला ज़्यादा जरूरी है। सब करा देंगे। सुनो, फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 11 मतलब 1,10,000 बट ग्रेटर देन दिस विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 21। तो 8, 15, 21 जो डिविजिबल हो, ऐसा नंबर जिसको 8 भी डिवाइड कर सके, 15 भी डिवाइड कर सके और 21 भी डिवाइड, तो वो जिसको डिवाइड कर सके, जैसे 30 है उसको 10 और 15 डिवाइड करते हैं कि नहीं। फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल, ये नहीं कह रहा है फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स। अगर विच डिवाइड्स कहता तो फैक्टर करते, विच इज डिविजिबल कह रहा है तो मल्टीपल होगा नहीं। कोटेशन मतलब क्या था? अब जरा देखो कि 8, 15 और 21 का जरा एलसीएम निकालो। 4, 15 तो क्या 2, 15, 21 देख लो, बात ना करें। 15 और 21 अब 3 से करो तो 7 और 5 से करिए, अभी बता रहे हैं। तो यहाँ 7 से करो। मैं ये कह रहा हूं कि विच इज डिविजिबल, अ नंबर विच इज डिविजिबल, वो खुद उन सब से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल। तो फाइंड एलसीएम, लोवेस्ट नंबर, क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर तो हो ही जाएगा, छोटे से छोटा। जैसे विच इज डिविजिबल, फॉर एग्जांपल 30, 60, 90 आर डिविजिबल। ये किससे डिविजिबल है? 5, 10 और 15, दो ही एग्जांपल बताएं। सो 30 इज एलसीएम। सुन लो, उनसे नहीं मतलब है। तो द लोवेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल, ऐसे तो अनंत तक जाएंगे, तो कह जाएगा ए लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल, है ना। अ नंबर विच डिवाइड्स द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड, जैसे हमने कहा था 1, 2, 4, 6, बोले 6 सही लग रहा है। ऐसे वहां पर देखो, बोले 170 से मापो, ठीक है कि नहीं। 4 लोग उठा लेंगे पैमाना और डाल देंगे। एक 20 लीटर आता है, 170 लीटर में कोई उठा भी पाएगा? तो उन्होंने कहा इससे मापो, 20 लीटर की बाल्टी होती, बोलो उसकी 8 गुनी बाल्टी कौन उठाएगा? पैमाना तो बना लिए। अब देखो एलसीएम समझ में आ गया। तो द लोवेस्ट नंबर क्या चीज कही जाएगी, और ये द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स। अगर ऐसा पूछ ले तो ऐसे में क्या करोगे, फाइंड एचसीएफ। फॉर एग्जांपल 6 डिवाइड्स, किसको डिवाइड करता है? 6 डिवाइड 18 एंड 24। वैसे तो और भी करते होंगे, कौन कौन से करते होंगे? 1, 2 भी करते होंगे, क्या 3 नहीं करता होगा? और 6 करता होगा। तो एचसीएफ तो यही है, सही है कि नहीं। वो विच डिवाइड्स बोले तो ये डिवाइड कर रहा है कि नहीं, और विच इज डिविजिबल बोल दे तो विच इज डिविजिबल तो बड़ी चीज आएगी, और विच डिवाइड्स कहे तो उसका खंड खंड कर दो। और बहुत बोले विच इज डिविजिबल तो प्रचंड कर दो, Which divides तो खंड खंड कर दो, है ना। डिवाइड करेगा, डिवाइड तो छोटी ही चीज करती है। और विच इज डिविजिबल तीनों से जो डिवीजन बहुत बड़ी चीज होगी जो सबसे डिविजिबल है, नहीं। तो अगर which divides तो छोटा, तो उसमें मतलब क्या 6 सबको डिवाइड नहीं कर रहा है? हाँ नहीं, तो फिर उसमें क्या निकालेंगे? एचसीएफ भी तो निकाला था इनका 8, तो फिर 6 आएगा कि नहीं? अभी करके तो दिखाया था दोनों का। और विच इज डिविजिबल तो क्या 30 डिविजिबल नहीं है दोनों से? एलसीएम ही तो निकालोगे। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, अब पहला इसी पर बेस्ड है। तो क्या कह रहा है, विच इज डिविजिबल, बोलो क्या करोगे? क्या वो नंबर तीनों से बड़ा नहीं होगा जो तीनों से डिविजिबल होगा? तो अब हम क्या निकालने बताओ, यहाँ निकाल भी लिया है। एलसीएम कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो कि कल सुबह भी 9 बजे की क्लास होगी, मैथ जिसको पढ़नी है आ जाएगा। कोई है आने वाला? तो मैं ये चारों पेपर करा दूंगा जो आपके बच्चे हुए हैं। हाँ, ठीक तो है इससे सर। आपका हाँ? किसका पेपर? हम बिल्कुल हिंदी का अफसर आ जाएंगे। कल मान लो आओगे तो मैं आपको बचे हुए भी करा दूंगा, एक थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। हाँ सर। देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 120 और 127 जा
बोलो पर 784 840 आ गया, 840 हो गया। तो अब हमें 840 तो तीनों को डिवाइड कर रहा है, क्या 840 का डबल में तीनों को डिवाइड करेगा? वो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कर दो। अब हम 840 को और आगे ले जाएं और 840 का 10 गुना भी सबको डिवाइड करेगा क्या? चला देखो, तो जब आप लोगों ने ये कह दिया ये डिवाइड करेगा, अब हम बात करें, सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम 8 से डिवाइड करने जाओगी तो 840 डिवाइड हो जाएगा, तुम 15 से करने जाओगी तो भी डिवाइड हो जाएगा, और 21 से ही करने जाओगी तो भी हो जाएगा। क्या ये तीनों से डिविजिबल है? अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ, पहले समझ लो फिर प्रश्न करना। तो अब समझो 840 तो डिविजिबल है, कुछ नहीं, ये है आंसर, ये सब छोड़ दो, दिस इज क्लाउड। ये सब एक जो है इधर उधर की फालतू बातें, इनसे हमें कोई लेना देना है। अब यहाँ पे बात आ गई, 840 एलसीएम हो गया। अब 840 से 10,000 को भाग दो, कह रहा है वो किसके पास होना चाहिए बताओ? नियरेस्ट टू 1,10,000, उसी को भाग दो, लेकिन बट ग्रेटर देन, उसके पास हो और उससे बड़ा हो। तो क्यों ना हम 1,10,000 में भाग दें? तो बोलो 8 है, 1 टाइम चला जाएगा, तो बोलो यहाँ कितना लिख दें? 840 लिख दें, तो बोलो फिर क्या होगा? 840 यहीं तक तो जाएगा और नहीं जाएगा, तो 0 यहाँ आ गया। बोलो अब ये 10 से क्या हुआ? क्या 6 आया? अच्छा ये बताओ, अब इसके पास 10 बचा तो 2 आ गया, 1 0 और बढ़ा दो, 8 3 जा कितना होता है बोलो? हमसे डिवाइड क्यों कर रहे हो? अभी तुम फिर पहले ही प्रश्न कर देती, एक बार देख लो, हम तुमको सब समझा देंगे, थोड़ा देखोगी तो इंसाइट आएगा। अभी करते हैं ना, तभी अगर पहले प्रश्न के उत्तर नहीं दिए जा सकते, जब वो देखोगी तो बोलोगे हाँ सही तो किया है। अब देखो 3 से करो, 3 0 जा 0 और 3 4 जा और 3 8 जा तो 25। अब कितना आया बोलो? अब यहाँ से कितना आ गया? 0 8 और फिर एक 0 और लगाया, देख लो, पहले ये 0 फिर ये 0 फिर ये 0, 800 आ गया। तो अब तुम्हारा यहाँ पर 800 अगर कम होता, 800 कम होता तो क्या पूरा पूरा ना चला जाता? ये फालतू में बच गया। तो अब तुम्हारे पास है, तुम 800 इसमें कम करना चाहते हो कि 40 जोड़ना? लो उन्होंने कहा 40 जोड़ना, क्योंकि इसके नियरेस्ट होना चाहिए। दो चीज है, मेरा कहने का मतलब 1,10,000 है, 1,10,000 के इसका 13 गुना कर दो, 800 फालतू ऐसे हटाओ। जरा तुम सोचो, 800 कम कर दो इसमें, तब तो डिविजिबल हो जाएगा ना। तो 800 कम करो जरा, तो कितना हुआ? 10,000 में 800 रुपया कम करो, बहुत बड़ी बात नहीं करो। तो अभी बता रहा हूँ, तो क्या 9,000, 10,000 में 800 कम करो, 10,000 है और इसमें 800 कम कर दो, तो कितना है बताओ? तो 1,09,200, ये चीज है कि नहीं? 1,09,200 सही है। एक 0 9 से पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार, अभी तो सही नहीं हुआ। 10 अब सही है, 1,10,000 था, अब 9,000 हो गया, ये चीज हो गई। और अगर 40 जोड़ देते हो तो क्या होगा? 1,10,000 40, तो ये बोथ आर डिविजिबल। क्या ये दोनों 840 से डिविजिबल है? अगर 14 टाइम्स जाएगा तो ये, और 13 टाइम ये पूरा पूरा चला जाएगा। बोलो नियरेस्ट कौन सा है? तुम्हारी बात सही निकली, तुमने कहा था 40 जोड़ो। सो अब थोड़ा थोड़ा समझ नहीं है, कैसे समझो कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 999 है और 7 से डिविजिबल हो, और लेकिन 999 के नियरेस्ट हो, तो आप 7 से डिवाइड करो, तो बोलो 7 बन जा, तो बोलो 7 4 जा और 7 2 जा 14। अब तुम बस मुझे खुद बता दो साक्षी, वो कौन सा नंबर है जो इसके सबसे समीप हो और 7 से डिविजिबल हो? माइनस कर देंगे। लो इन्होंने कहा 2 जोड़ दो, वही सबसे समीप है, 5 माइनस करोगे तो दूर हो जाएगा। मतलब आप देखो ये कितनी क्विक विटेड है। 999 कह रहे हैं कि इसके 5 पादान इधर चले आओ, तो दैट इज 99
4 और या 2 पादान उधर चले जाओ तो ये कह रही है सर जी हम 2 पादान उधर जाना प्रिफर करेंगे। ये होता है दिमाग, तुम लोग कभी नहीं पहुंच सकते हैं शिका के बराबर। उन्होंने कहा यहाँ नहीं जाऊंगी। देखो अभी ध्रुवांशी ने भी कहा कि ये 1,10,000 है, तो ध्रुवांशी ने कहा सर अगर इससे 800 इधर चले आए और उससे सिर्फ 40 उधर चले जाना, तो 1,10,000 40 और यहाँ पर 1,09,200। बोले सर इतनी दूर मत जाओ, 40 पास पड़ रहा है वहीं रह जाओ। देखो इनके बीच का अंतर कितना है, क्या 840 है? तो यहाँ पर 13 टाइम्स है, कितने टाइम है, और ये 14 टाइम्स है, तो ये भी डिविजिबल ये भी डिविजिबल। बोलो इसके पास रहो, बारिश आएगी छिप जाना इसी घर में। तो दोनों ही कर सकते हो, लेकिन अगर वो कहे नियरेस्ट तो तुम्हें देखना है कि जोड़ना ठीक रहेगा, क्योंकि जोड़ने से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो कितना जोड़ने से, 40 जोड़ दो। समझना था ही नहीं, आप बेकार ही समझे। और या 800 कम कर दो या 40 और जोड़ दो, तब तो 840 हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 है तो 2 जोड़ दो या 5 कम कर दो। मुझे ये समझ आ गया, तो पहला वाला नंबर कैसा है, बोलो समझ आ रही दूसरा बात? वाला कैसा है वो समझ तो अब हम क्या लिखे आंसर, बोलो। सो द नियरेस्ट नंबर, ठीक है, टू 1,10,000 इज दिस विच इज डिविजिबल बाय 814। बस डिवाइड करके दिखा दो। डिवाइड मत करना वहाँ पे, नहीं तो कोई जान जाएगा। सो द नियरेस्ट, क्या वाकई करना है या रिवर्स नहीं है? द नियरेस्ट नंबर इज, सब कुछ करना है। नियरेस्ट नंबर इज 1,10,480। नियरेस्ट नंबर टू 1,10,000 is 1,10,040 which is divisible by, ये भी लिखो। अच्छा इस सेंटेंस को पूरा करो अर्पिता। 815 बोलो, लगा ना आपको कि 1 नंबर का सवाल है? पहले नहीं लग रहा था ना, अब लग गया करने के बाद। 5 नंबर का लगना है। 1 नंबर एक नंबर में इतना करेंगे, 5 नंबर में कितना करेंगे? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेकंड भी करा देते हैं, वेदर दिस इज सर 1 मिनट, मुझे भी कुछ पूछना था इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। क्या आपको सेकंड क्वेश्चन पूछना था? बिल्कुल नहीं हाँ बोलो। सर सुब्रा ने पेपर दिया था, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आया था कि 18 और 14 जो है नंबर के एलसीएम और एचसीएफ है रिस्पेक्टिवली लिखा था पीछे, और उसके बाद लिखा था कि जो नंबर है उसका जो पोटेशियम है वो 33 है, और वो डिविजिबल बाय 2 है। पोटेशियम क्लोराइड होता है। सब तुम साइंस में पढ़ोगे पूरा फायदा उठा लो। क्वेश्चन दे दो हमको। अच्छा ये लिखा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के पोटेशियम। अबे पोटेशियम का क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के पोटेशियम। हाँ ठीक है, हाँ देखो सुबह हमें ला के दे देना, हम कर देंगे। कोई बात नहीं, अभी मन में ऐसे मेमोरी पे नहीं चल पाता है, क्योंकि कुछ बताना पड़ेगा कहाँ गलत। चलो सुनो, स्टेट, सर किसी ने बुलाया है यहाँ पे। हाँ ठीक है, स्टेट वेदर, स्टेट वेदर, सुन लो 1.456 5 के बाद है, अब +1/9, ये रेशनल है या इरेशनल? तो इसको भी p/q के फॉर्म में प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि बार लगा है। सर 4 के ऊपर भी बार है। बता दी रेशनल है, क्योंकि ये भी p/q है, 9th में फूक कर रखी है, और ये भी p/q है, तो p/q + p/q रेशनल। हर चीज इन्हें मालूम। और 4 के ऊपर भी बार है। ये देख लो 1.4565656। ध्यान दीजिए, बात ना करो। x है तो बोलो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 100 x 2 डिजिट हो रहे हैं, तो अब इसे इधर कर लो 145.6565। सुन लो, और ये 100x है,
100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने से किया जाता है। पहले 10 से करेंगे फिर सुन लो, 100 से कर लिया, जितने डिजिट रिपीट है उससे करो और उसके नीचे ये लिख दो। और ये 1.4 अब क्या लिखो 5656 लिख दिया। x की यही वैल्यू है। अब बोलो यहाँ 99 आया और यहाँ कितना आया, बोलो 2 बचा और 144, तो बोलो x कितना आया, क्या किया? तो बोलो x कितना आया। हमेशा जितने डिजिट वो 9th में बच्चों को सिखाया जाता था कि इससे करो उससे करो, वरना जितने रिपीट हो ना उसी से करो, उससे सब्ट्रैक्ट कर लो। समझ आएगा, उससे वो सब डुप्लीकेट ही है, तो उससे से कर लो, अपना डेसिमल नीचे ले आए। तो बोलो ये क्या रेशनल है और ये भी रेशनल है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, वर्तुल नियम। वर्तुल नियम कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी की दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होता है। नाउ अब इसे आप चाहें तो लिख लो 7 2 1 और इसे क्या लिख लें 4 9 5। सो दैट इज, अब हम कह सकते हैं कि 7 2 1 by 4 9 5 और प्लस 1 by 9 is sum of 2 rational number. So by closure property it is, ये क्या होगा रेशनल नंबर, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या होगी। सब जगह देखो अगला सवाल बहुत जरूरी है और ये जरूर आएगा। अरे सर ये तो बहुत इजी होने दो, इसमें गलती बहुत लोग करते हैं। 13 कॉमन है। सो दैट इज 13 कॉमन ले लो, 7 into 11 और प्लस 1 13 कॉमन ले लिया। 13 into 78। सो 13 into 77 प्लस 1, सो 13 into 78। हाँ, अगला स्टेप क्या करें सृष्टि? अगला स्टेप वो 78 को नहीं, एक सेकंड, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो बताओगे तो हाँ बोलो। 78 का factorization। हाँ, that is 13 into 13 into 3 into 2 into 2 into 7 as it can be expressed as factors of prime, so it is composite as it can be expressed as factors of prime, so it is composite number। अगला क्वेश्चन देखें। और सर अगर इसका अपोजिट होगा तो उसमें फैक्टर प्राइम नहीं आएंगे। क्या अगर वो प्राइम नंबर कंपोजिट नहीं हुआ तो कंपोजिट नंबर इज ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कंपोजिट नंबर हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। लिख लो प्राइम। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मान लो ये चीज है तो बोलो ये एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं है अभिषेक, बोलो। नहीं, क्यों? क्योंकि सर 1 कोई प्राइम नंबर। सही कहते। चलो, सो फोर्थ क्वेश्चन। सो √6 plus √9 as 6 is not perfect square, so √6 क्या हो जाएगा, is it rational? 9 क्या है and √9 क्या है, it is equals to 3, so sum of which is rational, जो कि क्या है, which is rational। और ये मुझे बताओ sum of rational and irrational नंबर क्या होता है, प्लस रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू, चलो √4 प्लस √9 so 2 plus 3। अंशिका बताओ यहाँ प्लस माइनस 2 लिखेंगे सिर्फ 2,
ये बहुत हमें ही लगता ही था तेज है, क्योंकि अंदर से बोलिए उन्होंने प्लस माइनस अंदर से नहीं निकलता है, बाहर लगाओगे तो होगा। ये यही तेजी हम लोगों को चाहिए। मन तो उसका बिना देखे आंसर मतलब जैसे x स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 4, तो x को लिखा जाता है कि प्लस माइनस रूट 4, बाहर लगाना पड़ता है, अंदर से थोड़ी ना निगेटिव निकल के आएगा, नहीं लगा तो प्लस ही है। क्लियरली उन्होंने बता दिया, क्या सोच रहे हो? रूट के अंदर से निगेटिव कभी नहीं निकल सकता, रूट से तो पॉजिटिव चीज निकलती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, so that is 5 which is rational। अब आगे देखिए कि 5th क्वेश्चन 23.426 पे बार है, तो इसे x कर लो लेट, तो मुझे क्या इसे 1000x कर लेना चाहिए, तो बोलो 1000x में क्या 3 डिजिट उधर चला जाएगा, तो 2 3 4 2 6 और डेसिमल 4 2 6 और 4 2 6 ऐसे डॉट 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 और x इसी के नीचे लिख लो। ठीक है रोमिल, तुम टेप नहीं छोड़ रहे हो, एक लकड़ी का वो दे दें क्या टेप लगा के हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है सही हो जाएगा। क्या? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में नहीं हो जाता, उससे क्या होता है कि 5 किलो की गर्दन है, मजाक है क्या इसको, तो पकड़ना पड़ता है, लकड़ी भी लेना नहीं पड़ेगी, और क्या मेरा वेट भी नहीं है। 2.5 किलो तो दिमागी होता है, कितने किलो का? खाली हो अगर तब तो 2.5 किलो तो क्या ये सब मैं कोई मतलब if mind is never used then it is very costly, तो उसे यूज नहीं करना, यूज्ड चीज की कीमत कम हो जाती है। दिमाग तो दैट इज यहाँ कितना आया 304, ये देखो तो 23403 और 999, ठीक है। अब ये चीज क्या आ गई बोलिए, अगर एक कट जाए ऊपर कट सकता है क्या, 2 3 5 4 9 3 12 3 से कट जाए, तो उसके साइड में लेट कर लिखा है, ऐसे लेट कर लिया एक्स करना पड़ता है कि तभी तो हमें तो फिर वहाँ पे भी लेना पड़ेगा। हाँ लेट तो करना ही पड़ेगा। अब ये देखो तो ये 3 से काटो तो 3 7 जा 21 और 24 तो 3 8 जा और ये 3 3 8 और 8 कितना हुआ 16, अब नहीं कटेगा तो इसलिए ठीक है 3 3 3, तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया है। अब जरा देखिए नाउ प्रूव दैट 5 minus 2 root 3 is, याद कर लें, सो 6th क्वेश्चन, सो 5 minus 2 root 3 को हम 2 root 3 को p by q मान लें, where p and q are integers and q is, तो अब जरा देखो ये इधर ले आओ 5 minus p by q और उधर क्या ले जाओ, वो प्लस में हो गया ये माइनस में हो गया। अब q इसका एलसीएम लो तो बोलो ये क्या हुआ, और यहाँ q से q चला गया तो 1 बचा, 1 का p में मल्टीप्लाई तो 2 root 3 हो गया, 2 को नीचे ले आओ तो 5q minus p by 2q इट इज इक्वल टू रूट 3। क्या एक इंटीजर माइनस इंटीजर एक इंटीजर होगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या रेशनल नंबर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल एंड राइट हैंड साइड इज इरेशनल, दिस इज नॉट ट्रू, सो आवर assumption that 5 minus 2 root 3 is a rational number itself is a contradiction, ठीक है, due to wrong assumption, so is rational number, हमने यहाँ क्या मान लिया था, हमने रेशनल मान लिया था, as LHS is rational and बोलो RHS क्या है, is irrational। जैसे हम लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं व्हाट इरेशनल यू आर टॉकिंग, क्या अपरिमेय बात करती हो, एक दूसरे को बोलते हैं कि नहीं, तो बोलो व्हाट
रेशनल आर यू टॉकिंग? अगर कोई उल्टी पुल्टी बात करे, कोई कह दे अच्छा सर रूट 2 में रूट 3 जोड़ा फिर पोटेशियम क्लोराइड में तो करो व्हाट इज रेशनल यू आर टॉकिंग? ध्रुवांशी ने रॉ यूज करके दिखाया था। ध्रुवांशी अब ये देखो, दिस इज कंट्राडिक्शन। ये क्या है? Which has arisen due to my wrong assumption. देखो, दिस इज कंट्राडिक्शन विच हैज अराइज्ड ड्यू टू रॉन्ग assumption। ये विरोधाभास है जो कि गलत मान्यताओं से उत्पन्न हुआ है, अतः दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। Which has arisen due to wrong assumption। So 5 minus 2 root 3 क्या हो जाएगा? Is irrational। हमने उसे रेशनल माना था पर वो लास्ट में गड़बड़ कर गया। आगे देखो कि 10th क्वेश्चन, if p is a prime number then prove that root p is irrational। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाएंगे, विरोधाभास की विधि। let root p is rational। तो यदि ये रेशनल है so root p can be expressed as a by b where a and b are co-prime and b is not equal to 0, squaring both side। क्या ऐसा समझिए कि 6 और 9 co-prime हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? 3 से डिविजिबल है, तो ये को प्राइम नहीं है। अब बोलो 8 और 11 हो सकते हैं? हो सकते हैं, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना उसे को प्राइम कहा जाए। कॉमन फैक्टर समझ आई बात की नहीं? तो अब देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर p आ जाएगा और उधर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो बोलो p b स्क्वायर क्या हुआ? a स्क्वायर। सो p डिवाइड्स a स्क्वायर। p क्या एक प्राइम नंबर है, मतलब p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो p आल्सो डिवाइड्स a। तो क्योंकि p a स्क्वायर का फैक्टर है तो p a का भी फैक्टर होगा, क्योंकि वो सारे उसमें आ जाएंगे। p डिवाइड्स a स्क्वायर। सो क्वेश्चन पूछना है हाँ। कि अकेला थोड़ा ना स्क्वायर को डिवाइड करो। सुन लो, जैसे मान लो हम ये कह दें 18 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 18 स्क्वायर को क्या तुम 18 इंटू 18 लिख सकती हो? तो इसका मतलब है अब इस 18 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हुए? दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3, और दूसरे 18 के क्या हुए? तो इसलिए इफ p डिवाइड्स 18 स्क्वायर तो हम ये कह सकते हैं कि p एक नंबर है, जैसे a है और उसी में बहुत सारे नंबर हैं p1 p2 p3, ऐसे हो गया अब pn तक, और ये a स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाओ। तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p इज वन ऑफ द प्राइम ऑफ दिस विच आर आल्सो द फैक्टर ऑफ a आल्सो। क्या वही a के भी फैक्टर नहीं है? जब कोई चीज p इनमें से इन्हीं में से तो एक है, सो एज p डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर, सो p इज वन ऑफ द प्राइम। कौन से प्राइम होंगे? p1 p2 से लेकर pn विच आर आल्सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ a। क्योंकि स्क्वायर लगाया ना, स्क्वायर हटा दे तो क्या a के भी वे प्राइम नहीं हो जाएंगे? विच आर, सर ये AC का टर्म है सर, और अभी बिल्कुल कर देते हैं, ऑल्सो प्राइम्स ऑफ, ठीक है, ए। ठीक, हम दोनों सुविधा रखेंगे, वहां से एसी चलेगा, नीचे हीटर लगवा देंगे आपको दोनों का, नीचे से राजस्थान, ऊपर से जेके। अब देखो, अभी कुछ रिलीफ पैटर्न आएगा, देखिए। सो विच आर आल्सो प्राइम, सो p डिवाइड से, बोलो बात समझ में आ गई? सो
P ये सब करके दिखाना जरूरी नहीं है ना। ये सब कुछ नहीं, ये फर्जीवाड़ा है जो अर्पिता के द्वारा रचा गया मायाजाल है। So P divides A square, so P divides A also. तो अब ये मुझे बताओ कि अगर P A को डिवाइड करता है, सुन लो, तो A को क्या PC लिखा जा सकता है? हाँ, where C is an integer. Where C is an integer. C is some integer. इसका हमने नंबर निकाल अब दिया। जरा देखो, स्क्वायर कर दोनों को। A तुम्हें पता चल गया PC है, तो यहाँ पर put this value in 1. अब इसको किस में रख दो? Put this in equation 1. तो जरा यही इक्वेशन में रखो इसमें, PB square is equals to PC का होल स्क्वायर, देख लो। तो PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर C स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक P कट जाएगा क्या? देख लो, एक P से एक P कट गया, ऐसा तो हो सकता है ना। तो बोलो B स्क्वायर क्या आ गया? PC स्क्वायर। अंशिका आगे क्या लिखे हैं? बोलो। P divides कौन सा स्क्वायर है इसका? आप बताएं देख के, B divides क्योंकि P उसका वेक्टर है। तो P divides B squared, so P divides B also. So P divides किसको किसको? P divides B also और P divides A also. So P divides A and B both. So P divides A and B both, but A and B are co-primes. But A and B are co-prime. This is contradiction. ये विरोधाभास, which has arisen due to our wrong assumption. Due to wrong assumption. So our initial assumption itself is wrong. Is wrong and root P is irrational. जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि P एक प्राइम नंबर है। P कैसा है? फिर से समझो, यहाँ ये दिया गया था कि P प्राइम है। सब वही है ना, जैसे 5 और 3 की जगह बस हाँ, तो प्राइम नंबर के लिए ये सुविधा दी गई है। रूट 16 नहीं है इरेशनल, मतलब प्राइम नंबर। वहाँ क्या दिया गया है? इज इरेशनल वेयर P इज प्राइम। अब जरा देख लो कि इसीलिए हमने ये भी चीज की कि P प्राइम फैक्टर है, तो इनमें से ही कोई होगा। टेढ़ा बैठो, सीधी बैठी हो। सो दैट इज, यहाँ पर P इज वन ऑफ द प्राइम, तो उसका भी प्राइम होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? अब यहीं छुट्टी करते हैं 5 मिनट। कल 9 बजे क्लास होगी। हाँ बोलिए। सर कल मॉर्निंग की क्लास तो मैं नहीं ले पाऊंगी। आप बात ले लो, इन लोगों का स्कूल वो टेस्ट हो रहा है ना, तो हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं, आगे तो नहीं बढ़ेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे बस। ओके। हमसे ज़्यादा आप प्रवीण का जब करा रहे थे तब कुछ नहीं बोल रहे, इसका भी तो चल ही रहा था। सब अपने बारे में सोचते हैं।